जेबी नगर सीपी स्टडी सर्कल के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मेरा बायोडेटा पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आया जब वो पढ़ रहे थे कि मैंने मेरी वेबसाइट अभी अपडेट नहीं की है, because I could see that many more things you spoke about me, and you said I am a president of Mumbai District Football Association. I was a chairman of Football Association. Like that, there were so many things. So wherever we go, we try to learn the things. So today I came to know that I need to update my website first, and that could be the lesson for me. I don't know what lessons you are going to get, but I got the lessons at the beginning. It is indeed privileged to be a part of this group, this study circle, and the residents of nearby vicinity and neighborhood. मैं लेट आया और जल्दी जा रहा हूँ, ये हर पॉलिटिशियन की आदत होती है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन मेरे सामने सच्ची में ये सवाल था कि मैं अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अमित भाई शाह मुंबई में आए थे, उनका बुलाया था उन्होंने मुझे, तो उसके कारण मैं लेट हुआ। अभी एयरपोर्ट पे उनको छोड़कर मैं यहाँ पर आया और उन्होंने 12 बजे के पहले एक लॉयर के पास ही प्रोफेशनली मुझे कुछ काम के लिए जाना चाहिए कहा, तो मैंने कहा एयरपोर्ट से 5 मिनट आप सभी से नमस्कार करता हुआ आगे चला जाऊँ। आनंद का विषय है कि हम इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड रीडेवलपमेंट लॉ एंड प्रोसीजर एंड द लेटेस्ट प्रोविजन एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटीज इस इशू पे मिले। प्रभु साहब इसमें एक्सपर्ट है, हमारे केडी घेड़िया जी उसके एक्सपर्ट है, एंड देयर आर मेनी मोर पीपल हु वुड लाइक टू स्पीक टू यू। मैं लॉ की प्रैक्टिस मेरी ख़त्म करके अभी करीब ख़त्म है, नहीं कम करके मैं कह सकता हूँ 10 साल हुए हैं, बट मेरा लॉ का टच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इसके लिए मोर एज अ प्रोफेशनल एंड लेस एज अ पॉलिटिशियन आई वुड लाइक टू ओनली ब्रिंग 2 पॉइंट्स टू योर नोटिस। एंड आई बीइंग ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट रूलिंग गवर्नमेंट which is ruling in the center and ruling in the state, and thanks to all of you that we could achieve what we never dreamt about, and the all kind of support which you have given to Honorable Modi ji, we are applied for this. सरकार आती है, सरकार चली जाती है, लेकिन सरकार वो होती है जो सत्ता सामान्य आदमी के सुविधा के लिए यूज करे, नहीं तो उस पावर का पॉइजन होने के लिए समय नहीं लगता है। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही ये बात है कि जो इस पावर को पब्लिक के लिए यूज करे, जनता उसको बार बार चुनाव जिता कर देती है। और शायद इसी के लिए हो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब हम सभी चुने हुए लोगों का मीटिंग लिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद को प्रधानमंत्री नहीं समझता हूँ, मैं खुद को प्रधान सेवक समझता हूँ, और इसके लिए आप भी खुद को आमदार, नगर सेवक, खासदार मत समझो, आप भी खुद को सेवक समझो और उस दृष्टि से काम कर लो। और उसी दृष्टि से काम पर महाराष्ट्र की भी सरकार लगी हुई है। ये बात सच्ची है कि हमको सिर्फ सरकार आके 45-46 दिन हुए, लेकिन ये तीनों विषय जो यहाँ पर रखे गए हैं उसके ऊपर शायद घंटे बात करने की जरूरत होगी, लेकिन इसके कुछ इश्यूज में नई स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रभु साहब को पता है कि जब नया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट प्रपोज हुआ था लास्ट सेशन में, तब मैं ही एक विधान परिषद का आमदार था कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में की थी, और तभी मैंने ये मुद्दा रखा भी था कि भारत की संविधान में जो बदलाव, संविधान के तहत जो बदलाव आया और भारत के पार्लियामेंट ने जो उसको प्रपोज किया, उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन उसको ध्यान में रखकर नया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आना चाहिए कल्पना की। लेकिन तभी की स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट मैंने सजेस्ट किए थे, और मैंने कहा था कि ये चीजें जो आपने नए कानून के तहत लाई है, इट इज नॉट मोर एज अ डेमोक्रेटिक, इट इज मोर एज अ डिक्टेटोरियल। और काफी बिंदु है उसमें, जैसे कि अगर कंसिक्यूटिवली आप एजीएम्स अटेंड नहीं करते हो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, हाउ मेनी मीटिंग्स, 1 in 5, तो you will lose the right of being a member,
Now this could be like a saying that if you will not vote for the election, in general election, then you will not get a ration card. Something like that cannot be a democratic part. That was my submission from then, and I was argued the same into the Legislative Council. आज एक नई अमेंडमेंट सेक्शन 73 BC 74 या 73 BC में आई है और लास्ट वीक में अभी सेशन असेंबली का चालू है, एक वीक का हो गया, अभी नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू होगा। उस समय पर भी मैंने असेंबली में इस मुद्दे पर उठाया और शायद मैं अकेला MLA हूँ मुंबई शहर में जिसने उस अमेंडमेंट के लिए भी असेंबली में अपनी आवाज उठाई, बिकॉज दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी which is going to govern the election of all cooperative societies A, B, C, D और 20 मेंबर से ज्यादा की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है C में आती है और 20 मेंबर से कम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है D में आती है। अब स्टेट का एक अलग अथॉरिटी बनेगी, प्राधिकरण बनेगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इलेक्शन लेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज हो, शुगर फैक्ट्री, सो मेनी अदर्स। और मैं उस बिल के ऊपर बात करने के पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास किया। मेरी गलती हुई, मैंने प्रभु साहब को फोन नहीं किया, लेकिन जो भी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास किया तो मुझे जानकारी मिली अंदाजन मुंबई शहर में 36,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड है और करीब 17-18 हजार ये डी कैटेगरी में आती है, यानी 50-50 का डिवीजन होगा। और मेरे मन में प्रश्न आया कि 36,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अंदाजन, अब इसकी इलेक्शन करने के लिए यहाँ पर एक अलग प्राधिकरण बनेगा तो उसके काम क्या क्या होंगे? इलेक्टोरल रोल बनाना, इलेक्टोरल रोल में अमेंडमेंट्स करना, डिलीशंस करना, इलेक्शन प्रोसेस अनाउंस करना, ऑफिसर कंसर्न फॉर द इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर करना, सजेशन ऑब्जेक्शन इलेक्टोरल रोल पे लेना, एक नॉर्मल इलेक्शन की प्रक्रिया जो होती है वो सब होगी और उसी के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन भी करवाना। अब एक प्राधिकरण और 36,000 मुंबई शहर के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ये तो प्राधिकरण स्टेट का बनने वाला है, तो कैसे उसको और पीपल्स फ्रेंडली बनाए? और मैंने तभी वहां पर भाषण किया और मैंने कहा कि इसको ई गवर्नेंस के तहत ऑपरेट करना ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी ही चाहिए। ई पोर्टल डेवलप करना, वोटिंग लिस्ट हो या इलेक्शन के फॉर्म हो, इसके लिए लोगों को अपने घर में, घर के लैपटॉप कंप्यूटर पे या मोबाइल ऐप पे इसकी जानकारी होकर उसमें पार्टिसिपेशन दिलवाना, ये जन सहभागिता है, ये पीपल्स पार्टिसिपेशन है। और इसके लिए जब आप इसमें अमेंडमेंट लाते हो, कहते हो कि भाई और हमको 6 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड दीजिए, तब तक ये कमेटी जो जहां पर होगी उसको एक्सटेंशन दिलवाइए, तो एक्सटेंशन ऑफ 6 months more, that was a proposal of the government. In that I propose that when you are asking for extension, please do all the arrangement to see that people's participation will be more people friendly and they should get more access to the system than going through the all hurdles. क्योंकि मुंबई शहर में अपने आप में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपस में मतभेद भी है, उसके कारण कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास उनका जाना आना, ये इट्स लाइक अ ट्रिमेंडस जॉब। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये सरकार ऐसे रिस्पॉन्सिबली इस सब मामले में सोच रही है, पॉजिटिवली। सहकार मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल ने उसको अप्रूवल दिया और साथ में उसी दिन शाम को, मैंने बोला उसी दिन शाम को उनके चेंबर में मीटिंग भी इसकी है। और इसके लिए ये हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। ऐसे स्टडी सर्कल के ग्रुप्स में बैठने के बाद आने वाले सजेशन, ये हम आपके हमारे आने वाले सजेशन सरकार के लिए है, ये समझकर सरकार तक पहुंचाने का काम मेरे जैसा आमदार और मेरे पार्टी के लोग 100% करेंगे। ये मैं आपके कहने के लिए यहाँ इन्वेस्टर्स के बारे में तो मैं, इतने इश्यूज हैं। अभी राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, आप में से कई लोगों ने वर्तमान पत्रों में देखा होगा, गवर्नर स्पीच वाज देयर लास्ट सेशन व्हेन इट हैज हैपेंड इनटू द मुंबई, और वो गवर्नर स्पीच पे अभी चर्चा असेंबली में शुरू हो गई है
और उसमें एक जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में क्या क्या करेंगे, वाटर पॉलिसी होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एनर्जी पॉलिसी हम बनाएंगे, बिकॉज अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एनर्जी पॉलिसी नहीं बनाई थी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कैसे ले। 10% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लेना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, बट वो एवेन्यूज को हमने खोला नहीं था। आज भी करीब करीब 30,000 मेगावाट का अवेलेबिलिटी पोटेंशियल एरिया है जिससे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं है। इसके लिए एनर्जी पॉलिसी हो, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज की बात की। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने वहां पर राज्यपाल अभिभाषण में ये भी कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द मनी of the people who have deposited into cooperative and credit societies. लोगों का हार्ड अर्न पैसा, इसका प्रोटेक्शन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और इसको भंग करने वाले सभी कोऑपरेटिव और प्राइवेट सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर नियंत्रण लाना केंद्र और राज्य का अपना रोल है। उसके बारे में भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सोच रही है। मैं आज ज्यादा रीडेवलपमेंट के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। सबब को अभी भी 33(9) नहीं है, सबब को अभी भी क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं है। म्हाडा रूल के तहत 60 मीटर्स के जिसके फ्लैट्स है 600 स्क्वायर फुट के, उनके रीडेवलपमेंट में स्मॉलर हाउसेस बनाना ये कंपलसरी कर दिया 20% पे। म्हाडा के लैंड पे स्लम रीडेवलपमेंट का एनेक्शन 2 अभी भी नहीं निकल रहा है। सीआरजेड की पॉलिसी केंद्र सरकार ने पॉजिटिवली ली है, लेकिन उसका अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे रीडेवलपमेंट के अलग अलग मुद्दे, उसमें भी सरकार रिस्पॉन्सिबली काम कर रही है। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं कि हम जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए माननीय मोदी जी ने, आपने देखा होगा आज भी मन की बात का उनका कार्यक्रम है, और इसके लिए जनता से डायरेक्ट टच में रहिए। उनको ई गवर्नमेंट के माध्यम से हो, सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से हो, डायरेक्ट सभाओं में से हो, और उसका एक अगला चरण ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। मुझे माफ करें लेकिन मैं इसके लिए कह रहा हूं, मुझे पता है ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी अगर मैं नहीं दूं तो इतने बड़े प्रभु कनेक्ट करने की जानकारी शायद देने का मौका मैं नहीं दिया, ऐसा मुझे लगेगा। इसके कारण मैं कह रहा हूं, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो फैक्ट है वो बताना है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। और इसके लिए इन सब मामलों में हम रिस्पॉन्सिव होते हुए जनता को सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने किए हुए डिसीजंस कनेक्ट कैसे किए जाए, इसके लिए और एक अभियान मेरे पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसके बाद शुरू किया है। और आप लोग अगर मुझे परमिशन दो तो उस नंबर और उस अभियान की जानकारी मैं दूं तो चलेगा? क्योंकि मुझे पॉलिटिकल बात नहीं है, जिनको करना है करे, जिनको नहीं करना है नहीं करे, लेकिन मैंने बात नहीं किया ऐसा ना हो, इसके लिए कह रहा हूं। हमने एक नंबर फ्लोट किया है, और उस नंबर के तहत हम जनता से पार्टी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड दैट इज लाइक एन ऑफरिंग योर मेंबरशिप टू कनेक्ट विद द पार्टी एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो जो लोग ये करना चाहते हैं विलफुली टू कनेक्ट विद द पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर, वो अपना मोबाइल निकाले और मैं जो नंबर बोलता हूँ वो लिख ले या डायल करे। अगर आपको करना है तो मार्च के बाद ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या बीजेपी ऑफिस से जो डिसीजंस होते हैं उसको कनेक्ट करेगा, और उस माध्यम से आपसे ना ही केवल रीडेवलपमेंट, ना ही केवल आपके पैसे के मामले में, ना ही केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बट ऑल अदर मैटर्स you can connect with the party and government, and party and government can also connect with you. So I am giving you the number. Those who are interested can dial this number 1800 266 2020। आप पार्टी से और जनता से, सरकार से कनेक्ट हो सकते हैं। डायल करिए, मिस कॉल में चला जाएगा, और 1 मिनट के बाद आपको SMS आ जाएगा। क्या हुआ? नहीं, सबका लगेगा, सब करेंगे तो भी सबका लगेगा। सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया भाई, इतनी तो बीजेपी एडवांस है। SMS आ गया, किसी को मेंबरशिप नंबर आया? तो अभी ये जो नंबर आपको आया है, ये
इसके ऊपर आप अपना नाम और एड्रेस भेज देने के बाद बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से और देश भर की सीएम की तरफ से जो बीजेपी के है, अपनी अपनी नई रचनाओं के बारे में जानकारी आपको डायरेक्ट मिलेगी और आप भी भेज सकते हैं। जहां तक रही रीडेवलपमेंट के विषय के बारे में बात, मैं रमेश प्रभु जी से जरूर कहूंगा कि आज के मीटिंग में जो मुद्दे आएंगे, अजीत मनियाल जी स्वयं इस मीटिंग में रुकेंगे, इन मुद्दों के आधार पर कुछ मुद्दे हमारे मन में हैं, उस मुद्दों के आधार पर डीसीआर में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये सभी मुद्दे हम कनेक्ट करना चाहते हैं और आज के मीटिंग के मिनट्स ये भी आने वाले असेंबली में उठाकर सरकार तक पहुंचाने का काम मैं आपका प्रतिनिधि इस नाते 100% करूंगा, ये आपसे आह्वान करता हूं और आप सबकी रजा लेता हूं।